प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी भारत के ऊपर तुर्की आक्रमण का प्रथम चरण, जिसका नेतृत्व महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे भारत पर तुर्की आक्रमण का द्वितीय चरण, और जिसका नेतृत्व करता है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसने कि 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत के ऊपर बार बार आक्रमण किया और अंततः मुस्लिम सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। तो मोहम्मद गोरी जो था वो गौर प्रदेश का रहने वाला था, जो कि अफ़गानिस्तान का एक पहाड़ी एरिया था। गौर प्रदेश में पर पहले गजनी राज्य का अधिकार था। महमूद गजनवी के समय 1010 ईस्वी में गौर प्रदेश को गजनी राज्य में मिला लिया गया था। कालांतर में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद जब उसके उत्तराधिकारियों की शक्ति कमज़ोर हुई या अयोग्य शासक जब बने, उस समय गौर राज्य वापस स्वतंत्र स्थिति में आ गया और गजनी और गौर राज्य आपस में इसी प्रकार शक्ति और सत्ता के लिए संघर्षरत रहे। गौर प्रदेश का जब शासक गयासुद्दीन था, उस समय गयासुद्दीन ने गजनी के ऊपर आक्रमण किया और गजनी राज्य का विलय गौर प्रदेश के अंदर कर लिया और गजनी प्रदेश को अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को जो है सुपुर्द कर दिया, अर्थात उसको वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया। मोहम्मद गोरी एक साहसी और महत्वाकांक्षी योद्धा था और एक बड़े राज्य की स्थापना करना चाहता था, परंतु मध्य एशिया में परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं थी, क्योंकि गजनी और गौर प्रदेश की लड़ाई का फ़ायदा उठाया ख्वारिज्म के शासकों ने, और ख्वारिज्म के शासकों ने मध्य एशिया में एक बड़ा राज्य स्थापित कर लिया, जो कि मोहम्मद गोरी के राज्य के पश्चिमी दिशा की तरफ स्थित था, जिसको चुनौती देना गोरी के अधिकार से बाहर था। परंतु फिर भी मोहम्मद गोरी एक बड़ा राज्य स्थापित करना चाहता था, और चूंकि मध्य एशिया में उसके रास्ते अवरुद्ध हो गए थे, इस कारण से उसको भारत की तरफ अपना ध्यान लगाना पड़ा। तो मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर आक्रमण क्यों किया, इसके कारणों की तह में अपने को जाना जरूरी है। तो सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण, जिसमें अपन बात करेंगे स्थायी राज्य की स्थापना। जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं, मोहम्मद गोरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और बड़े राज्य क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। चूँकि मध्य एशिया में अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सकता था, इस कारण से उसने अपना ध्यान भारत की तरफ लगाना स्टार्ट किया, और भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ उसके अनुकूल थी, क्योंकि महमूद गजनवी के आक्रमणों के 150 वर्षों बाद भी भारत की परिस्थितियों में कोई चेंज नहीं हुआ। उत्तर पश्चिमी भारत अभी भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वहाँ के राजा आपस में संघर्षरत थे। तो पहला कारण राजनीतिक कारणों में स्थायी राज्य की स्थापना, और दूसरा है पंजाब में गजनवी वंश का समूल नाश करना। गजनी के ऊपर गौर शासकों का अधिकार हो गया था, परंतु अभी भी महमूद गजनवी के वंशज भारत में पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर रहे थे, और गोरी उनका समूल नाश करना चाहता था, क्योंकि वो कभी भी गजनी के राज्य पर अधिकार का दावा प्रस्तुत कर सकते थे। इसलिए इस कांटे को वो जड़ से निकाल देना चाहता था, इसलिए भी जो है उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। धार्मिक कारणों की बात करें तो गजनी गोरी इस्लाम धर्म को मानने वाला था, और अपने पवित्र धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और विधर्मियों को सज़ा देने के लिए, मूर्ति पूजकों को सज़ा देने के लिए, जो कि इस्लाम धर्म में अधर्म माना जाता है, उसके लिए भी उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। आर्थिक कारणों की बात करें तो धन प्राप्ति की इच्छा को भी अपन इसमें शामिल कर सकते हैं। मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर जो प्रमुख आक्रमण किए,
उनमें सबसे पहला जो आक्रमण था मुल्तान और सिंध के ऊपर किया गया 1175 ईस्वी में, और मुल्तान पर करमाती संप्रदाय के व्यक्ति का शासन था, जो कि मुस्लिम धर्म का ही एक संप्रदाय है, परंतु फिर भी उसको जो है इस्लाम विरोधी माना जाता है था। इस कारण से उसने जो है मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया और मुल्तान और सिंध पर गोरी को अधिकार करने में सफलता मिली। दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण गुजरात के ऊपर किया गया 1178 ईस्वी में, परंतु अब की बार गोरी को पराजय का सामना करना पड़ा। गुजरात का उस समय शासक था भीम द्वितीय, और उसकी संरक्षिका थी नायिका देवी, और गुजरात के साथ युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजय का सामना करना पड़ा और वापस जो है गजनी लौटना पड़ा। अब की बार गोरी को जो है अपनी भूल का एहसास हुआ कि भारत में प्रवेश करने का जो रास्ता वो सिंध और मुल्तान के रास्ते तलाश रहा था, वो उसकी भूल थी, क्योंकि भारत में पंजाब के रास्ते से आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए अब की बार उसने अपने आक्रमण का मार्ग बदल दिया और अब की बार उसने जो है पंजाब के ऊपर आक्रमण किया। सबसे पहले 1189 के अंदर पेशावर के ऊपर अधिकार किया। 1181 से 84 ईस्वी तक बार बार आक्रमण करके सियालकोट के ऊपर अधिकार करने में सफल हुआ, और तदुपरांत 1186 ईस्वी में लाहौर के ऊपर अधिकार कर यहाँ के गजनवी वंश के शासक खुसरो मलिक को बंदी बनाने में उसको सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार से संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गोरी को अधिकार करने में सफलता प्राप्त हो गई। अब उसका जो राज्य क्षेत्र है दिल्ली और अजमेर के शासकों की दिल्ली और अजमेर राज्य की सीमा से टच होने लगी, और दोनों राज्य के मध्य आगे के संघर्ष की संभावना बलवती हुई। अजमेर और दिल्ली का जो राज्य था, इस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी वीर योद्धा और बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, और अपनी विजय यात्राओं से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना वो कर चुका था। गौरी और पृथ्वीराज दोनों की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराने लगी। दोनों के राज्य की सीमाएं आपस में जब टकराने लगी तो बठिंडा के ऊपर अधिकार को लेकर दोनों के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई, और दोनों के मध्य जो पहला युद्ध हुआ उसका नाम था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई और उसको घायल अवस्था में गजनी ले जाया गया। मोहम्मद गोरी की स्थिति बहुत खराब हो गई, परंतु फिर भी उसने अपनी भारत में राज्य स्थापना का जो सपना था उसको छोड़ा नहीं। रात दिन कठिन मेहनत उसने की, यहाँ तक कि ढंग से वो न सोया न खाया, और लगातार 1 वर्ष तक आगामी युद्ध की तैयारियां वो करता रहा, और 1 साल बाद एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना लेकर वो वापस फिर भारत के ऊपर उसने आक्रमण किया, और वापस फिर उसी स्थान पे जहाँ पर पहले युद्ध हुआ था, अर्थात तराइन के मैदान में, जो कि हरियाणा में है वर्तमान में, वहीं पर फिर से जो है युद्ध हुआ और उसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। अब की बार मोहम्मद गोरी ने छल कपट का सहारा लिया, पृथ्वीराज चौहान को संधि वार्ता के बहाने उलझाए रखा, और दूसरी उसने धोखे से जो है आक्रमण किया। परिणामतः मोहम्मद गोरी को सफलता मिली और अंततः एक बड़ा जो राज्य है वो गोरी के अधिकार में आ गया। इसके बाद में भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके बाद में आगे बढ़कर उसने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया, जो कि गंगा और यमुना नदियों के बीच स्थित दोआब में स्थित एक उपजाऊ और समृद्ध राज्य था, और यहाँ पर उस समय शासक थे जयचंद गहड़वाल। दोनों के मध्य 1194 में जो युद्ध हुआ
उसको चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में जयचंद ने बड़े पराक्रम का प्रदर्शन किया और मोहम्मद गौरी, ऐसा लग रहा था युद्ध में कि मोहम्मद गौरी परास्त होने वाला ही है। अचानक जयचंद के तीर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। बिना सेना नायक के उसकी सेना अस्त व्यस्त हो गई और अंतिम समय में मोहम्मद गौरी को जो है सफलता प्राप्त हुई। परिणामतः गंगा यमुना तक के क्षेत्र पे मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। इसके बाद में जो है कई राजपूतों के द्वारा विद्रोह किए गए, परंतु मोहम्मद गौरी और उसके सहायकों के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक और आदि जो सहायक है उनके द्वारा उन विद्रोहों को बार बार कुचल दिया गया। और इसी प्रकार मोहम्मद गौरी के एक सेना नायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल और बिहार पर भी आक्रमण किया गया और बड़ी आसानी से बंगाल और बिहार पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार से मोहम्मद गौरी को का लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार हो गया। गौरी के भारत आक्रमणों के परिणाम। सबसे पहले राजनीतिक परिणामों की अपन बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप संपूर्ण उत्तरी भारत पे मुस्लिम सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उन्हीं के सबसे विश्वस्त दास, जिसको भारत का सूबेदार बनाया गया था, भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम था उत्तर भारत में राजनीतिक एकता। उत्तरी भारत जो कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उसमें एक बार फिर से राजनीतिक एकता की स्थापना हुई, जो कि 7वीं शती में हर्षवर्धन के समय हुआ करती थी। वैसे ही राजनीतिक एकता एक बार पुनः देखने को मिली और इस्लामी राज्य के अधीन देखने को मिली और एक सी राजनीतिक व्यवस्था, एक सी प्रशासनिक व्यवस्था, एक सी कर व्यवस्था जो है संपूर्ण उत्तरी भारत में देखने को मिली। आर्थिक परिणामों की अगर बात करें तो व्यापार का विकास हुआ और नगरों का पुनरुद्धार हुआ। महमूद गजनवी के मुख्य उद्देश्य भारत को लूटना था, उसने नगरों का विध्वंस किया, परंतु यहाँ पर मोहम्मद गौरी जो है उसका प्रमुख उद्देश्य स्थायी राज्य की स्थापना करनी है, एक प्रशासनिक व्यवस्था कायम करनी है, एक नया सुदृढ़ राज्य स्थापित करना है। इस कारण से, क्योंकि वो भारत में एक राज्य की स्थापना का स्वप्न लेकर आया था, एक राज्य को स्थापित करना चाहता था, इस कारण से धीरे धीरे उसने उसके बाद में जो मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई, अर्थात जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उन सुल्तानों के नेतृत्व में यहाँ के व्यापार वाणिज्य का विकास किया गया, नए नए नगरों की स्थापना की गई और उनको बढ़ावा दिया गया। धार्मिक परिणामों की अगर अपन बात करें तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। मोहम्मद गौरी इस्लाम धर्म को मानने वाला था और जैसे जैसे क्षेत्र उसके अधिकार में आते गए वहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी किया गया। इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के बारे में लोगों को बताया गया। भक्ति आंदोलन, जैसे जैसे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और चूँकि इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों की प्रकृति और विचारधारा अलग अलग है, हिंदू धर्म में जो लोग हैं उनमें जाति प्रथा व्याप्त थी और जाति प्रथा के तहत कुछ जातियां अत्यंत ही है और निम्न मानी जाती थी, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। जब इस्लाम धर्म भारत के अंदर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो ऐसे निम्न जातियों के कई लोगों ने, चूँकि इस्लाम धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इस कारण से बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। जब हमारे भारत के संत महात्माओं ने जब देखा कि जो है कई लोग जो है हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म ग्रहण कर रहे हैं और धीरे धीरे हिंदू धर्म को खतरा उत्पन्न होता जा रहा है, तो उन्होंने एक नया सरल मार्ग जो है धर्म का बताया और लोगों को जो है
अपने धर्म में सुधार करने के लिए प्रेरित किया, जिनकी वजह से धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो नई विचारधारा उभर आई, जो नया आंदोलन जो उभर के आया हिंदू धर्म में, उसको भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए तलवार और शक्ति के बल से हटकर प्रेम और जो है विश्वास के बल पर इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सूफी आंदोलन का जो है आविर्भाव भी भारत के अंदर हुआ। इसी के साथ नई स्थापत्य कला शैली का आविर्भाव भी हुआ। भारत के अंदर हिंदू स्थापत्य कला शैली में मंदिर, भवन आदि बनाए जाते थे। अब इस्लामी स्थापत्य कला शैली है, उससे संबंधित रचनाएं भी यहाँ पर बनाई गई। परिणाम स्वरूप इस्लामी और हिंदू दोनों स्थापत्य कला शैलियों का एक नया मिश्रण जो है उभर कर सामने आया। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों स्थापत्य कला शैलियों के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से एक नई स्थापत्य कला शैली का भी विकास जो है हुआ। तो इस प्रकार से भारत के अंदर तुर्की आक्रमणों को हम 2 चरणों में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं।